तो मनाली के फूट फूट कर रोने का कोई असर पड़ रहा था और ना ही वजीर की चिंता में इधर उधर घूमने का। होश में आने के बावजूद भी आदित्य को ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो कुछ फील ही नहीं कर पा रहा है। उसे अपने हर अंग में दर्द महसूस हो रहा था। जब वजीर और मनाली आदित्य के पास आए थे तो वो उसकी हालत को देखकर बहुत शॉक थे। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था और तब वजीर पास में पड़ी हुई फल की थैली को छानने लगा कि कहीं उसे कोई फल मिल जाए जो वो आदित्य को खिला सके। लेकिन आदित्य आखिरी फल फाइट के पहले ही खाकर चला गया था और अब उसके पास उसके लिए कुछ नहीं बचा था। वजीर को तब उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। उसने थैली को नीचे फेंका और मनाली को इस बारे में बताया। फिर मनाली ने उससे कहा कि वो किसी डॉक्टर को बुला कर ले आए। लेकिन जैसे ही वजीर बाहर निकल रहा था तो उसे गार्ड्स ने इस बात के लिए सख्त मना कर दिया कि वो किसी भी डॉक्टर को अंदर नहीं ला सकता। वजीर के पूछने पर उन्होंने बताया कि ये ऑर्डर्स डायरेक्ट बख्शी सर से आए हैं। इस बात को जानकर वो तुरंत ही बख्शी सर के पास गया और उन्हें सिचुएशन बताकर भीख मांगने लगा कि एटलीस्ट उसके लिए किसी डॉक्टर को बुला लें। लेकिन बख्शी सर ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे खरी खोटी भी सुना दी। उन्हें सुशील पर इस चीज के लिए गुस्सा आ रहा था कि उसने सही टाइम पर फाइट की बेल क्यों नहीं बजाई और वो उसी गुस्से को सब पर निकाल रहे थे। फिर वजीर अपने चाचा के पास गया, लेकिन उन्होंने भी उसे यही कहा कि बख्शी के अगर में वो नहीं चाहता तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इसलिए कोशिश करना ही बेकार है। वजीर बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा और उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। थक हार कर जब वजीर वापस आया तब मनाली ने उससे पूछा और फिर वजीर ने अपनी सारी कहानी उसे बताई। उसे सुनकर मनाली को भी बहुत गुस्सा आया और मन किया कि अभी जाकर बख्शी सर से लड़कर आए, जैसे सत्यवान के लिए सावित्री यमराज से लड़ी थी। लेकिन वो खुद भी आदित्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी और यही बात सोचकर वो अपने गुस्से को निकल गई, जो फिर उसकी आंखों से आदित्य के लिए दुख बनकर बाहर निकलने लगा। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। वजीर तो आदित्य के चेहरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसने किसी भी इंसान की इतनी बुरी हालत नहीं देखी थी और उसे उस पर बहुत दया आ रही थी। वो बस यही सोच रहा था कि आगे क्या किया जा सकता है और तभी उसे महसूस हुआ कि टेंट के बाहर कोई खड़ा है। उसने तुरंत ही गेट का पर्दा हटाया और देखा कि बाहर अनुराग और निखिल खड़े हैं। दोनों के ही चेहरे पर स्माइल थी और वो दोनों हंस भी रहे थे। जब मनाली ने उनकी हंसी सुनी तो उसने उनकी तरफ पलट कर देखा। फिर वो गुस्से में खड़ी हुई, आदित्य का हाथ छोड़कर अपने आंसू पोंछे और वहां से बाहर निकल गई। वजीर भी वहां से बाहर निकला और फिर दोनों अनुराग और निखिल के सामने खड़े हो गए। अनुराग और निखिल अभी भी उन दोनों की तरफ देखकर हंस रहे थे और तब मनाली ने तेज आवाज में चिल्लाकर पूछा, क्या चाहिए तुम दोनों को? यहाँ खड़े रहकर तमाशा बनाने की कोशिश मत करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना जो हाथ टूटा हुआ है उसे और भी तोड़ दूंगी। मनाली की उस तेज आवाज को सुनकर चांद के उजाले में नीचे खड़ा हर गार्ड उसकी तरफ बहुत ही हैरानी से देखने लगा। सबने अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया कि अगर कुछ हुआ तो वो एक्शन लेंगे। तब अनुराग ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, लाइफ भी कितनी सही होती है ना निखिल। जो चीज आप एक बार एक्सपीरियंस करते हो वो कभी कभी वापस रिपीट होने लग जाती है। वो कैसे अनुराग? निखिल ने हैरान होने की एक्टिंग करते हुए पूछा। उसकी टोन से ही लग रहा था कि उसे पता है कि अनुराग किस बारे में कह रहा है। तब अनुराग ने आगे कहा, अरे तुम्हें याद नहीं जिस दिन शेल को लेकर हम गए थे और आदित्य को मार खिलवाई थी? उस दिन भी इसकी जुबान ऐसी ही चल रही थी। उस टाइम मैंने इसे जंगली बिल्ली कहा था और देखो याद भी वैसा ही कर रही है, बिल्कुल एक बिल्ली जो बस काटने का मौका ढूंढ रही है। हाँ अनुराग, याद आ गया मुझे, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, निखिल ने कहा और उसकी इस बात को सुनकर अनुराग फिर से हंसने लगा। उनको एक बार फिर से हंसता हुआ देख मनाली और वजीर को गुस्सा तो आया लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तब अनुराग ने फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो तुम दोनों इस बात को सोच रहे होगे कि हमें क्या चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो तुम्हें और अंदर बेड पर लेटे उस अधमरे आदित्य को चाहिए और वो चीज है एक डॉक्टर। मुझे पता है कि वजीर यहाँ से जाकर बख्शी सर से इस बारे में बात करके आया है कि उसे डॉक्टर चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें डॉक्टर अभी के अभी अवेलेबल करा सकता हूँ, लेकिन उसकी बस एक ही शर्त है। और वो क्या?
मृणाली ने एकदम से पूछा। तब अनुराग एक कदम आगे आया और उसने मृणाली के चेहरे पर हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन मृणाली ने अपना चेहरा फेर लिया और तब अनुराग ने कहा, कल रात जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब जो हो रहा है वो तुम्हारे साथ गलत है और मैं बस चीजों को सही करना चाहता हूं। उसकी शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां पर हमने कल रात को छोड़ा था। तुम एक बार मेरे कमरे में आ जाओ, मेरे साथ सो जाओ, बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूं। जब हम दोनों हमारा पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होंगे उतनी ही देर में निखिल डॉक्टर को बुलाकर यहाँ पर ले आएगा और मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूं कि बख्शी सर या फिर कोई भी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेगा। अब बस आगे तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या करना चाहती हो, या तो तुम उस अधमरे को बचाना चाहती हो या फिर अपनी इज्जत को। अनुराग की बात सुनकर मृणाली एक गहरी सोच में चली गई। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसे अनुराग के इस ऑफर को मान लेना चाहिए और उसके साथ अभी के अभी चले जाना चाहिए ताकि आदित्य की जान बच जाए। इसका खामियाजा भले ही उसे अपनी इज्जत लौटाकर करना पड़ेगा, पर एटलीस्ट अगर आदित्य जिंदा रहेगा तो वो हर दर्द को सहन कर जाएगी और किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। यही बात जब उसके मन में चल रही थी तब उसने अपनी नजरें नीची कर ली और एक बार वो पलटकर आदित्य की तरफ देखने लगी। तब उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई और वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पहले ही वजीर ने तेज आवाज में कहा, तुम अपनी जुबान को लगाम देना सीखो अनुराग। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ भी कहते जाते हो और एक बार भी नहीं सोचते। औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, जो तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि इसे तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा। मैं बख्शी सर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर उन्होंने एक बार ये फैसला सुना दिया कि डॉक्टर यहाँ पर नहीं आएगा तो फिर तुम मृणाली के साथ सो जाओ या वहां पर मौजूद हर औरत के साथ, वो इस बात को कभी नहीं मानेगी। ये बस तुम्हारी एक ट्रिक है जिसकी वजह से तुम इसका फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं या फिर तुम्हारे टूटे हुए हाथ को दर्द पहुंचाऊं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, नहीं तो खामियाजा तुम्हारे दूसरे हाथ को भी भुगतना पड़ सकता है। वजीर की इस बात को सुनकर अनुराग और निखिल ने एक सेकंड के लिए उसे गौर से देखा, फिर वो दोनों हंसने लगे। वजीर को उन्हें हंसता हुआ देखकर गुस्सा आ रहा था और वहीं मृणाली की आंखों में से अभी भी आंसू गिर रहे थे। तब निखिल ने अपनी हंसी थोड़ी सी कंट्रोल की और टोंट मारते हुए कहा, देखो अनुराग, मुझे पता ही नहीं था कि बख्शी सर और जुबेर का पालतू कुत्ता इतना बोलता भी है। हमें तो लगा था कि ये हमारी टीम में होगा और आदित्य से नफरत कर चुका होगा, लेकिन ये तो कुछ और ही गुणगान गा रहा है। इस बात को हमें सबको बताना चाहिए। नहीं, आज नहीं निखिल, आज इसे जो बोलना है बोल लेने दो। मुझे तो लगता है कि ये सारा इस जंगली बिल्ली का जादू है। ये है ही इतनी हसीन कि कोई भी उसके झांसे में आसानी से आ जाता है। या तो वो बेड पर पड़ा हुआ आदित्य हो या फिर ये खड़ा हुआ पठान, कोई भी इसके आगे बहुत जल्दी से पिघल जाता है। ठीक है वजीर, तुम कहते हो तो हम यहां से चले जाते हैं, लेकिन मृणाली, ऑफर याद रखना, अगर कभी भी तुम्हारा मन डगमग करे तो मेरे कमरे का गेट हमेशा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। अब हम चलते हैं, अनुराग ने कहा। फिर वो दोनों हंसते हुए वहां से निकल गए। वजीर जब हंसकर उन्हें जाता हुआ देख रहा था तो अभी भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि जाकर दोनों को बहुत मारे और हड्डी पसली एक कर दे, लेकिन फिर उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उसे यह भी पता था कि अभी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं और अगर उसने कुछ भी ऐसा एक्शन लिया तो सब उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। वो चुप खड़ा कुछ नहीं कह रहा था कि तभी मृणाली रोते हुए अपने पांव बढ़ाकर धीरे धीरे फिर से टेंट के अंदर जाने लगी और वजीर ने भी उसे फॉलो किया। फिर मृणाली आदित्य के बेड के पास बैठ गई और उसने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। आदित्य को अभी भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और ना ही इस बात की समझ थी कि मृणाली की क्या कंडीशन है, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ेगी और मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं उसकी बाजी लगाकर भी तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उतनी स्ट्रांग हूं ही नहीं जितने तुम हो। तुम इस चीज को सुन नहीं पाए,
लेकिन अनुराग ने मुझे अभी अभी एक ऑफर दिया और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे मान लूँ। एटलीस्ट उसकी वजह से तुम तो जिंदा रहोगे आदित्य, और उसी में मेरी खुशी है। तुम्हें पता है कि अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं सारे दुख और दर्द को भूल जाऊंगी, और अगर तुम ही नहीं रहे तो मेरी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा आदित्य। आज अगर मुझसे कुछ गलती हो भी जाए तो मुझे माफ कर देना, और अब तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करने जा रही हूँ। मृणाली इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी, और वजीर ने शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि उसे पता था कि इसके अलावा आदित्य को बचाने का उसके और मृणाली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।